13 सेंचुरी यानी 13वीं शताब्दी यानी मेडिवल पीरियड में कोई आदमी इतना ऊंचा कैसे सोच सकता है, इतना लिबरल, इतना उदारवादी विचार कैसे रख सकता है। इसी क्रम में एक कैरेक्टर है, एक रोमांचक व्यक्तित्व है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान की कहानी पर चर्चा करने से पहले इनके पिता की कहानी, उसके वालिद की कहानी को जानना जरूरी। इल्तुतमिश इस रज़िया का पिता है और दिल्ली सल्तनत यानी सलाब डायनेस्टी का ख्वाब कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक ख्वाब देखकर मर गया, मगर जब उस समय दिल्ली पर सल्तनत की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा तो दिल्ली सल्तनत इन्फेंट यानी नवजात था, नवजात शिशु जैसा था। इसे इल्तुतमिश ने मजबूत किया अपनी बुद्धि से। कहा जाता है कि इंसान की समझ उसे महान बनाती। तो इसी क्रम में इल्तुतमिश ने मंगोलों से निपटने के लिए चालीसा का गठन किया, 40 तुर्क सरदारों को। और कहा जाता है कि यही 40 तुर्क सरदार इसके इल्तुतमिश के बच्चों का कब्र खोदने के काम आए। चालीसा का गठन, इसका मंगोल का समाधान, फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू और अर्बनाइजेशंस, इन सभी को प्रोसीड किया। और इसी क्रम में जब ये बीमार पड़ गया तो इसके जो 40-50 बच्चे को जब ये बुलाता है उसमें कोई नहीं आता, मंगोल के डर से, हमले के डर से, मरने के डर से कोई दिल्ली नहीं आ रहा। ये मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है। तो रज़िया, यहीं से इसकी बेटी उठकर जाती है रज़िया सुल्तान। रज़िया आती है उठकर दिल्ली। तो दिल्ली में जो इल्तुतमिश है अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बना देता है, अपने शासन का उत्तराधिकारी, अपने गद्दी का उत्तराधिकारी रज़िया को बना देता है। लेकिन चालीसा को ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नामंजूर है चालीसा को कि कोई महिला उन पर शासन करे। तुर्क सरदार मुस्लिम, अब उस पर कोई उस समय मुस्लिम और उस पर भी महिला शासन करे मर्दों के ऊपर, तो ये तो इनको खटकेगा ही खटकेगा, फीमेल रूल करे। अब चालीसा के सरदारों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। और जो फिरोज शाह की माँ है शाह तुर्कन रज़िया का विरोध करती है, उसे ट्रोल करती है। अब रज़िया जामा मस्जिद में जाती है और ये कहती है कि मैं जामा मस्जिद में जाकर खड़ी होकर ये कहती है कि अगर मैं शासन चलाने के लिए या शासन चलाने में अगर मैं ना चला पाऊँ तो मैं दंड की भागीदार हूँ। अब इसके सपोर्टर रज़िया का सपोर्ट करके दिल्ली की गद्दी पर रज़िया का कब्जा हो जाता है। दिल्ली सल्तनत पर रज़िया का कब्जा हो जाता है और चालीसा अलार्म्ड है और रज़िया ने चालीसा को नज़रअंदाज करा और रज़िया से गलती होगी, इन्होंने चालीसा के समूह पर हमला और एक सरदार की हत्या कर दी। चालीसा अलार्म्ड हो गई और चालीसा षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। अब रज़िया का एक कमांडर है याकूत खान, हबशी, ब्लैक कलर का, फोटो में देख रहे हैं, ब्लैक कलर का है याकूत खान। और रज़िया की उस समय हाइट बताया जाता था 5 से 6 फीट, 7 भी कहीं लिखा है। तो अच्छा, याकूब खान उसे घोड़े पर बैठाने के लिए पकड़कर उसके बॉडी को ऊपर चढ़ाता। तो ये तुर्क सरदारों को ये खटकता था और उन्होंने यही से रज़िया के कैरेक्टर एसिसिनेशन पर हमला किया, चरित्र पर हमला, सामाजिक जो आधार था वो छीनने की कोशिश किया, सपोर्ट बेस छीनने की कोशिश, और कहा कि याकूत खान और रज़िया का ब्लैक जो हबशी है उस पर से चक्कर चल रहा है। और इस पर कई सारी फिल्में बनी, ये प्रमाणित कर दिया कि रज़िया का हो ना हो ये चक्कर है। अब बॉलीवुड को आप इधर साइड कीजिए किनारे। अब याकूत खान से जब इसका चक्कर बता दिया गया तब भी कोई काम न चला, तो चालीसा जो है पंजाब के गवर्नर अल्तुनियों को भड़काती है, प्लानिंग करती है। तो अब पंजाब में हो जाता है, रज़िया का विरोध हो रहा है पंजाब में, तो रज़िया जाती है पंजाब में होता है रज़िया और अल्तुनियों के बीच युद्ध। क्योंकि 1236 से 1240 तक ही रज़िया गद्दी पर रही, तो 1236 पे इन्होंने गद्दी को संभाला, अब 1240 में इनका काम तमाम कर दिया।
मगर पंजाब में रजिया हार जाती है, अल्तुनिया रजिया को गुलाम बना लेता है। और यहाँ जो चालीसा क्या करती है, अपने ही में पूरा डिपार्टमेंट को बांट लेती है और अल्तुनिया को भूल जाती है। अब अल्तुनिया ने कहा कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब रजिया ने एक अंतिम गेम अपना खेला, कहा कि मैं रानी और तुम मुझसे शादी कर लो, तुम बन जाओ राजा। तो अल्तुनिया ने रजिया के साथ निकाह किया। निकाह होने के बाद उधर याकूत खान का हत्या हो चुकी, याकूत खान का उधर मर्डर हो चुका है। इधर यहाँ रजिया और अल्तुनिया दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। चालीसा अलार्म्ड हो चुकी। चालीसा ने इन दोनों का सेट कर दिया मारने का, सुपारी दे दी। तो हरियाणा में एक जगह है कैथल, कैथल में इन दोनों का काम तमाम कर दिया गया, रजिया का भी और अल्तुनिया का भी। यहीं से एक मेडावल पीरियड, मध्यकालीन इतिहास का एक रोमांचक व्यक्तित्व का अंत हो जाता है। उसके बाद चालीसा बन गई किंग मेकर। चालीसा किंग मेकर बनते ही चालीसा ने गद्दी पे अलाउद्दीन मसूद को बैठाया। अलाउद्दीन मसूद जो था, इसे किसी भी शासन की समझ नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं था, परिस्थिति के समय का ये डिमांड ही नहीं था, परिस्थिति का ये डिमांड नहीं था। तो उसके बाद चालीसा ने, जो किंग मेकर है चालीसा गद्दी पर किसको बैठाती है भैया? तो चालीसा गद्दी पर बैठाती है नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन महमूद के बाद एक नायाब आदमी है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद, मरने के बाद दिल्ली सल्तनत के ऊपर बैठता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन एक योग्य के साथ साथ प्रभावशाली, महत्वाकांक्षी, न जाने क्या क्या इसके काम है, न जाने क्या क्या इसके अंदर गुण है। एक अहम नायक, महानायक नहीं, अहम नायक है ये, महानायक नहीं कह सकते। तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। अब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही, क्योंकि इसकी गद्दी पर बैठने के पीछे इसकी बचपन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके 4 भाइयों ने इसे बगदाद के बाज़ार में बेच दिया और यही बगदाद में ये गुलाम बन के चालीसा के साथ यहाँ दिल्ली, इंडिया आ गया। इंडिया के बाद देखते हैं आज शहंशाह बन गए। कहाँ से क्या मेहनत, किसी जो तपस्या इसकी है, उसकी तकदीर बदल दी। तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब ये सारा, क्योंकि ये चालीसा का सदस्य भी है, सारी बात जानता है कि चालीसा किंग मेकर है, मुझे काम करने ही नहीं देगी, मेरे पास खुद का सिपाही नहीं है, तो मैं कैसे क्या कर पाऊँगा। तो इन्होंने प्लान बनाया, स्लो एंड स्टडी। स्टडी मतलब STEARDY, स्टडी, धीमी और अनावरण नीति को अपनाया, क्योंकि ये P=P जानता है। और इससे निपटने के लिए इन्होंने, चालीसा से निपटने के लिए चालीसा के सरदारों को बुलाया। कहा कि खान साहब आपकी जब तलवार चलती है, फुलाया कि खान साहब जब आपकी तलवार चलती है तो ये ग्रह हिलते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। और इनका ट्रांसफ़र किया कहाँ? मंगोल। और मंगोल को सूचना दे दिया, चालीसा के पेट में घुसड़ गए तलवार, आधे को तो वहाँ मंगोल में मरवा दिया, आधे को यहाँ धर्म के नाम पर मार दिया। अब ये, और इसका एक फेमस स्टेटमेंट है कि मैं अगर गैर तुर्कों को देखता हूँ तो मेरा हाथ तलवार पर आ जाता है। नस्लवाद यानी रेशियल, और इन्हें एक वंशावली बनवाया और अपने डिपार्टमेंट से जो कन्वर्टेड मुस्लिम थे उसको बाहर किया। उसमें एक नाम कमाल मोहिया का आता है, अमरोहा के रहने वाले थे, कन्वर्टेड मुस्लिम, उसको भी फेंका अपने निकाल के गयासुद्दीन बलबंत ने। अब गयासुद्दीन बलबंत ने एक थ्योरी, पॉलिसी अपनाई, द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स। द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि शैडोड ऑफ अल्लाह, शैडोड ऑफ गॉड। अब लोग पूछने लगे कि ये क्या है? कहा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं, पायबस और सिजदा होगा, जिल्ले इलाही। अब हम ही न्याय करेंगे तुम पर। न्याय के नाम पर, धर्म के नाम पर इसने क्या कांड किया, क्या गेम मचाया, कितने सरदारों को मारा, इसको उसको, क्या इसका रोल है। गयासुद्दीन बलबंत का पायबस सिजदा करवाया लोगों से, जिल्ले इलाही बना।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।